everybody. Now today we are going to discuss a very interesting topic of application of derivative. Now first of all, to crack the NDA 2020, क्योंकि NDA 2020 की डेट आउट हो चुकी है और इसी के लिए हमारा ये इतना सब करना शुरू है। तो हमारी दुनिया शुरू होगी यहाँ से, खत्म भी होगी यहाँ पे, जब तक के क्रैक नहीं करा लेते NDA 2020 इन द सितंबर मंथ। एंड फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने जो ये क्रैश कोर्स शुरू किया है, जहाँ पे हम लोग डे बाय डे हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट करा रहे हैं, उसी का एक और दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सी, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोला, मेरे जो बच्चे 12th में, वो 12th वालों को याद आया होगा, हे भगवान अभी मैडम सिखाएंगी अप्रोक्सीमेशन। जैसे ही अप्रोक्सीमेशन खत्म हो जाएगा, देन वहां पे आ जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद बोलेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा निकालो। मैक्सिमा मिनिमा होने के बाद फिर बोलेंगे रोल्स, फिर बोलेंगे LMVTS। माय डियर स्टूडेंट, मैं यही सब बोलूंगी। पर अगर कभी, व्हाई आई एम सेइंग अगर कभी, क्योंकि आप सिर्फ करना करके पढ़ाई करते हो। अगर आपका कोई चीज रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो दुनिया की किसी भी टेक्स्ट बुक का सवाल उठा के आपके सामने अगर रख दिया जाता है, तो आपको वो सवाल आना ही आना बनता है। और अगर आप वो सवाल को नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं। आप अभी भी क्वेश्चन देख रहे, हिंट एंड सॉल्यूशन देख रहे और उसी से टुवर्ड आगे जा रहे। आपका कंसेप्चुअल नॉलेज अभी तक जिस लेवल पे जाने को ना, वो लेवल पे नहीं। अगर मुझे पता है अप्रोक्सीमेशन यानी क्या, अगर मुझे पता है डेरिवेटिव यानी क्या, तो क्या फर्क पड़ रहा बेटा कि किसी भी टेक्स्ट बुक का, फिर RS अग्रवाल हो, फिर आपकी RD शर्मा हो, पाथ फाइंडर हो, या आपका कोई भी बुक हो, या JEE का सवाल, कंसेप्ट जिसी को करना आप भूल जाते हो, आप इसी को नहीं कर पाते और दौड़ते रहते 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, पता चलता है इतना सब होने के बावजूद भी हाथ खाली ही, स्कोरिंग निगेटिव ही जा रही। सो व्हाई दिस ऑल हैपन? बिकॉज आप ये सब चीजें करते ही नहीं। सो लुक एट द स्क्रीन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। मैंने जानबूझ के ये पर्टिकुलर यूनिट, ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपको ये सब चीजों के लिए इंट्रोड्यूस कराना इम्पोर्टेंट समझो, क्योंकि जिस तरीके से सवालात आ रहे हैं, जिस तरीके से आप वो चीज को समझ पा रहे, देखिए NDA क्रैक करना ये आपकी जरूरत है, बिकॉज यू आर एडमिटेड इन अ NDA डिफेंस सर्विसेज अकेडमी, और आपको करा के देना ये हमारी ड्यूटी है बेटा। ना उससे प्रीवियस ईयर एनालिसिस में मैंने बहुत इतिहास जमा नहीं किया। आई एम जस्ट डिस्कस हियर फ्रॉम द 2016 टू टिल द डेट, इट मीन्स 2019। अप्रैल वाली तो वैसे भी कोरोना में हो गई, सितंबर वाली के लिए प्रिपरेशन करते हैं, देखते क्या होता है। नाउ 2016, एज वी ऑल नो दैट 2 times the exam is there. So जब फर्स्ट एग्जाम हुई तो 2016 5 questions and 4 questions. In 2017 on the same topic 4 question, 5 question, then 18 3 4 3 2. It means negligible तो बिल्कुल भी नहीं बेटा। और जब तक के आप ये एनालिसिस ना करा के रखो कि एग्जैक्टली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कितने सवाल आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ से आते हैं, तो मैक्सिमा मिनिमा से आते। और जब तक कि ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं समझता, ये कौन समझाएगा? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जैक्ट नॉलेज कहाँ से आएगा? ये सब छोटी छोटी चीजों को आप आज यहां से लेके ही जाना।
ये वीडियो होने के बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के किसी भी सवाल में कोई भी किंतु परंतु नहीं आने को। नाउ सी मूव टू द नेक्स्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव एज रेट मेजर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर लर्निंग दिस इन आवर स्टेट बोर्ड। तो हम लोगों ने वहां पे क्या किया, तो हम लोगों ने वहां पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, हम लोगों ने वहां पे वेलोसिटी को देखे, देन एक्सेलरेशन को देखे, एंड ईच एंड एवरी टाइम हम लोगों ने ये चीज का वहां पे यूज किया, रेट मेजर। रेट मेजर क्या था ये रेट मेजर? सो व्हेन आई एम सेइंग द डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, मूवमेंट हो रही थी पार्टिकल में, किसके हिसाब से? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी की बात किए तो ds by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आगे गए, फिर जब एक्सेलरेशन की बात आई तो dv by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही सब में हम लोगों ने वहां वो चीज ऑब्जर्व की विच इज नथिंग बट द रेट मेजर। सो रेट मेजर का मतलब बेटा कि अगर एक रेशो है इन द फॉर्म ऑफ डेल एक्स बाय डेल वाई, डेल माने छोटे छोटे चेंजेस। सी आई ऑलरेडी मेंशन हियर, दैट इज वेयर डेल एक्स रिप्रेजेंट द चेंज इन एक्स, डेल वाई रिप्रेजेंट चेंज इन वाई। चेंज हो रहा, अभी ये चेंज एवरेज रेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स अगर बदला है तो वाई ने बदलना ही है विथ रिस्पेक्ट टू। ये चेंज तो वो चेंज, ये इंक्रीज तो वो इंक्रीज, ये डिक्रीज तो वो डिक्रीज। और जब ये ऐसे साथ साथ का कारनामे करते हैं तो उसे ही कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना। और जब हम लोग ये रेट ऑफ चेंज ऑफ में लिमिट अप्लाई करा देते, क्या अप्लाई करा देते? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, del y upon del x, it gives us the answer dy by dx, and this is happen by using Leibniz notation। ये किसके वजह से होता है? ड्यू टू द Leibniz notation। and again when we are moving ahead, हमें ध्यान में आ जाता है कि क्वांटिटी जो है, विच क्वांटिटी, इफ डेल एक्स टेंड्स टू 0, देन तब क्या हो रहा? देन del y upon del x become dy by dx। This is important. Again, del x is small and then del y by del x, this is instead of equality, it's approximately। If I write 2.99, तो 2.99 किसके बराबर हो गया? So as we all know that 2.99 is approximately equals to 3, approximately। so ये is equal to चेंज होके क्या बन गया? तो अप्रोक्सीमेशन बन गया। और जब ये अप्रोक्स, देखो जब आप लोग यही सेम फॉर्मूला लेते हो तो ये ऐसा लिखा जाता है f dash of x, which is known as the formula for approximation। पर वही फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन जब हम लोग यूज करते हैं फॉर द कॉम्पिटेटिव, तो होने वाला छोटा चेंज, अ स्मॉल चेंज, दैट इज dy बाय dx इनटू क्या वैल्यूज आ जाएंगी हमारी? दैट इज dy बाय dx इनटू डेल x। इतना सोफा सादा ये है। चलो एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैंने पूछा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 25, यू ऑल गिव्स मी द आंसर +5। पण क्या होगा अगर मैंने आपको पूछ लिया 25.02 या फिर अंडर रूट ऑफ 25.2? तो कैसे अभी? सो मुझे पता है ये रूट ऑफ हो गया 25 प्लस 0.2, स्मॉल चेंज क्या हो रहा? तो 0.2 हो रहा। नाउ दी हुई टर्म किस में है? तो रूट में।
रूट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 25 प्लस और डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स 1/2 रूट ऑफ एक्स। सो वैल्यू निकालनी है, डेल वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव बन गया 1/2 रूट ऑफ एक्स इनटू छोटा वाला चेंज किया तो 0.2 हो गई वैल्यू ऐसे। इट मीन्स धीरे 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 जब हम लोग वैल्यूज के तरफ जाते, व्हेन वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें ही बड़े बड़े काम में आ जाए। फिर एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास विच इज अ टेंजेंट। कौन सी टर्म है वो, तो टेंजेंट है। नाउ व्हाट इज मीन बाय टेंजेंट? जब कोई कर्व किसी लाइन को एक पॉइंट पे टच करता है, यहाँ पे एक पॉइंट बना, पॉइंट P x, y, दिस इज अ लाइन, दिस वन इज अ कर्व, और ये कर्व लाइन को टच कर रहा एक पॉइंट पे, और जब ये ऐसा टच करके जाता है तो इसे, इस लाइन को नया नाम मिल जाता है विच इज कॉलिंग एज अ टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसे, टेंजेंट। एंड टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट वी आर यूजिंग द फॉर्मूला dy by dx or is equal to f dash of x now, and that's why we are getting the new equation. What is the equation of tangent? Is y minus y1 is equal to m in a bracket x minus x1, where this m is nothing but the dy by dx, which is nothing but the f dash of x, and accordingly we get our values. Now similarly when we take the reciprocal, ठीक है ना, क्या ले रहे हैं हम लोग, इसका रेसिप्रोकल ले रहे, तो जब हमारे पास dy by dx है, रेसिप्रोकल बन रहा तो 1/dy by dx, इनवर्स यूज हो रहा बेटा यहाँ पे, और टेंजेंट को ही रिलेट करने वाली सेकंड एक टर्म आ जाती है विच इज अ नॉर्मल। ये क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल यानी क्या, परपेंडिकुलर, एंड एज वी ऑल नो दैट व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू कितना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। नाउ मूव टू द आवर ओरिजिनल टॉपिक, that is function, which is very important to crack all your question based on application of derivative. Now dear student, functions are two types. बोला मैडम ये क्या है, कभी बोलते दुनिया भर के, कभी बोलते दो टाइप्स के। तो जितने भी दुनिया भर के फंक्शंस है, that all are again separated, distinguished into two parts. So that two parts are increasing function and decreasing function. नाम में ही दिया है, increase यानी बढ़ना, decrease यानी कम होना, नीचे जाना। So function या तो increase हो सकता है या फिर decrease हो सकता है, पर किस conditions के साथ, यह अपने शर्तों पे चलेगा। और इसकी शर्तें क्या, कि इंक्रीजिंग फंक्शन में f of x1 less than or equal to f of x2 for all x1 less than or equal to x2. In the sum of the textbook, this is also given in the form of f of x2 greater than or equal to f of x1, both having the same meaning, nothing to worry. Okay, and second, decreasing function, उतर रहा फंक्शन। So f of x1 greater than or equal to f2, which is f of x2 less than or equal to f of x1, but in both the cases x1 less than or equal to x2. Now move to the next one. Strictly increasing, strictly decreasing, strict है बड़े डिसिप्लिन में। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस है, तो ये कब हो सकता है, जब x1 लेस देन x2, बट फंक्शन में डालने के बाद f of x1 लेस देन f of x2। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, व्हेन f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2।
and when the given function is strictly increasing or strictly decreasing, that time it is called as monotonic function. क्या कहा जाता है उसे? तो मोनोटोनिक फंक्शन. सवाल होता है हमारा, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला. हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर किसी क्वेश्चन में जाके अगर आ गया कि गिवन फंक्शन इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सो एंड सो, फिर याद आता हमें. एंड देन क्वेश्चन अराइज व्हाट इज मीन बाय मोनोटोनिक फंक्शन. पर बेटा पहले कंसेप्ट अगर क्लियर है, एज आई वेरी नो दैट, कि मोनोटोनिक फंक्शन यानी क्या. तो मोनोटोनिक फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है. कहाँ पे? तो इन इट्स इंटरवल. कहाँ पे? तो इन इट्स इंटरवल. अभी ये जानना तो बड़ा जरूरी है ना कि ये इंटरवल क्या नाटक है इंटरवल. सो क्या कोई रूल्स है? तो हाँ. क्या रूल्स? रूल्स किसके लिए? टू फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन. मोनोटोनिक फंक्शन के रूल्स. सबसे पहले, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. कैसे हो रहा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. कब होगा? व्हेन द डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0. याद रखोगे, फंक्शन वहां पे इंक्रीज होगा अगर डेरिवेटिव कैसे? ग्रेटर देन 0. और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? तो कैसे होगा? तो पॉजिटिव होगा. ठीक है. दूसरी चीज, फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. कैसे रहने को ना? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. कब होगा? व्हेन द एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0. इसका मतलब फंक्शन कैसे हुआ? तो निगेटिव हुआ. ये चीजों को समझो बेटा. और यहीं पे एक और रिमार्क क्या याद रखोगे कि अगर दिया हुआ फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग. अगर दिया हुआ फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी कैसे हो जाएगा? तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग हो जाएगा. फिर आते हैं द मोस्ट important and most valuable topic for the NDA, that is local maximum and local minimum of the function, which is called as a maxima and minima. क्या होता है? चलो बढ़ते. कोई ना कोई एक पॉइंट, that is a point के, is said to be point of the local maximum. ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम पे है अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन हो जाए एफ ऑफ के की. वही पॉइंट लोकल मिनिमम हो जाता है व्हेन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन हो जाता है एफ ऑफ टी. कोई ना कोई दो अलग वैल्यूज. इसमें से हमें मिलता है द न्यू कंसेप्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू. सबसे बड़ी इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो. इंक्रीज यानी बढ़ना, तो कितना बढ़ेगा? बढ़ बढ़ के. तो कितना बढ़ेगा उसमें भी एक उसका लेवल होगा. सबसे बड़ी वैल्यू यानी एक्सट्रीम हो गया. बढ़ने में सबसे बड़ी यानी एक्सट्रीम. कितना घटेगा, कितना नीचे आएगा, वो नीचे आना, वो भी एक वैल्यू. सो एक्सट्रीम वैल्यूज मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू. से क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. ना तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज के बाद फिर आते हैं हम लोग कि क्या कुछ रूल्स को फॉलो करना. हाँ, एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो कोई ना कोई तो रूल्स तो बनते ही होंगे बेटा. तो वो रूल्स क्या है वो जानेंगे. नाउ सी हियर, रूल्स फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीम वैल्यू. और सबसे पहले आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो कि स्टेट बोर्ड में तो हम लोगों ने कराई है. सबसे पहले ढूंढ लेना एफ डैश ऑफ एक्स. नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट द dy बाय dx. सेकंड, ये dy बाय dx की वैल्यू पुट करना इज इक्वल टू 0.
फिर थर्ड स्टेप में क्या करना कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स चेंज हो रहा, कहां से, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स को कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर डेरिवेटिव चेंज हो रहा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स डेरिवेटिव हैज विच वैल्यू, सो मिनिमम वैल्यू। नाउ और अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास डेरिवेटिव निकालने के बाद डज नॉट चेंज, साइन ही नहीं बदली, प्लस का प्लस ही रहा, माइनस का माइनस ही रहा, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या नहीं रहेगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और यही छोटे छोटे कंसेप्ट हमें आगे जाके काम में आते बेटा। सिमिलरली जब एक स्टेप और सामने चले जाते हैं तो उसको और एक दिव्य परीक्षा देनी है, विच इज अ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कुछ खास है इन द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें भी वही एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेना। जैसे ही डेरिवेटिव निकल जाए फिर फाइंड आउट करना, फिर कंसीडर करना डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। जैसे ही डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 हो जाए फिर लेना उसका डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट डालने के बाद अगर पॉजिटिव वैल्यू मिले, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू मिले, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। पर वहीं पर अगर एफ डैश ऑफ ए लेस देन है यानी निगेटिव है, डबल डेरी, देखो यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग चल रहा है हम। वहां पे इंक्रीजिंग कब था, व्हेन द ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग कब था, व्हेन द लेस देन 0, मैक्सिमा मिनिमा कब हो रहा, जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 अगर है तो मैक्सिमम है, और डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 अगर है तो हम लोग मिनिमम है ना, इसे याद रखना है बेटा। और ये मैक्सिमम मिनिमम होने के बाद जो आंसर देता है वो आंसर्स को कहा जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और अगर एफ डबल डैश ऑफ ए 0, उसके बावजूद हम लोग अगर नहीं बता पाते कि हम लोग मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ये केस कब अराइज होगी, जब आपके पास देखो, जब लेस देन 0 है, जब निगेटिव है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 है, जब पॉजिटिव है तो मिनिमम। पर जब डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव अगर 0 बन, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो हम लोग नहीं बता सकते कि वो कंफर्म वो पॉइंट पे क्या, ठीक है। और जब ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली जाए और वो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 रहे, वो समय पे भी फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर आता है एक क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल, उसके नाम में ही सब कुछ आ गया। क्रिटिकल पॉइंट में क्या कुछ आता है बेटा, तो ऑल सच पॉइंट्स, हर वो पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव कितना बन जाता है तो 0 बन जाता है। यानी अगर ये ऐसा हुआ, ऐसा, यहां पे डेरिवेटिव अगर 0 हो गया, यानी मेरे पास रूट ऑफ 25x इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही, तो प्लस माइनस के साथ आप क्रिटिकल पॉइंट किसे दोगे, जहां जहां पे डेरिवेटिव क्या बन जाए, 0 बन जाए। इसको अच्छे से लर्न करना। और उसी पॉइंट को कभी अगर एनडीए में किसी को लगा कि थोड़ा सा बच्चों को घुमा ले, तो वो इंस्टेड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट आपको बोलेगा फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। रुक गई दुनिया। स्टेशनरी पॉइंट हो चाहे क्रिटिकल पॉइंट हो, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। कब मिलेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू कितना बन जाए, 0 बन जाए। और जब ये ऐसी कंडीशन आ जाती है जो पॉइंट में हम लोग डेरिवेटिव 0, ठीक है ना, तो ऑल सच पॉइंट्स वेयर कौन सा डेरिवेटिव 0 हुआ, तो डबल डेरिवेटिव 0 हुआ। देखो कितना ये है कि डबल डेरिवेटिव
अगर लेस देन है तो मैक्सिमम है, डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन है तो मिनिमम है, और डबल डेरिवेटिव अगर इज इक्वल टू 0 है तो ना तो मैक्सिमम है और ना तो मिनिमम है, पर वो जो पॉइंट जिसे डालने के बाद डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाम याद रखो इसका, क्या कहा जाता है उसे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0। जरूरी नहीं कि वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा हो तो 0 हो, बट सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी 0। सवाल ही नहीं पैदा हो रहा बेटा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो अल्टीमेटली सेकंड डेरिवेटिव तो 0 ही होना है, पर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं है एंड सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 है तो जिस पॉइंट पे ये हो रहा उस पॉइंट को क्या बोलना? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलना। और यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के होते बराबर हमें एक वैल्यू मिलती है जिससे बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो व्हाट इज दिस नाटक फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम? अ फंक्शन f of x is said to have the greatest value or absolute maximum value when f of x less than or equal to f of a, and it's said to have the minimum value or least value when f of x greater than or equal to f of a, and these points are called as point of maximum and point of minimum। दुनियादारी अगर यहाँ पे पढ़ने गए तो हमारे पास बहुत सारा, हम लोग जो 3 से लेके 5 क्वेश्चन आने के चांसेस है उसी के लिए यहाँ पे वर्कआउट कर रहे, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, दैट इज रोल्स थ्योरम। ये एक कोई ना कोई है रोल्स जिसने ये ढूंढा। सो अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम कब कब पॉसिबल होगा? व्हेन द गिवन फंक्शन इज, कैसे होगा? कंटिन्यूअस। पर कौन से इंटरवल में? तो क्लोज इंटरवल में। डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे? तो इन द ओपन इंटरवल में। और जब दो जो पॉइंट दिए हैं इंटरवल के वो चाहे तो ऐसे हो सकते हैं, ए कॉमा बी, ये यानी कौन सा इंटरवल हो गया? तो ओपन इंटरवल हो गया। वही टर्म अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। And as we all know that the difference between open interval and closed interval, so here we are including the values। हम लोग यहाँ पे values को include करते, and on this case we are excluding the values। जब values exclude हो जाते, छोड़ देते हम लोग values को, तो वो differentiable in the open interval, values को पकड़े ही रखे, यानी दोनों लिमिट्स को जब हम लोग कवर कराते हैं देन द कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल। और जब ये दोनों वैल्यूज फंक्शन में डालने के बाद इक्वालिटी अगर बन जाती है इट मींस इट सेटिस्फाई, इसे सेटिस्फाई करेगा तो रोल्स थ्योरम को। फिर सवाल ये है क्या रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन है? तो हाँ, देयर एग्जिस्ट एनी पॉइंट सी, मैंने बोल दिया ऐसा ही कोई तो भी एक पॉइंट है सी, कुछ इस तरीके से कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होने को होना? तो इज इक्वल टू 0। फिर रोल्स के साथ साथ और एक आ गया महा, दैट इज अ लैग्रेंजेस, जिसने बोला मेरे को भी आता है थोड़ा बहुत इसमें का, मैं भी बताऊंगा क्या होता है। तो फिर उसने दे दिया उसका खुद का Lagrange's mean value theorem, which is generally known as LMVT। हम तो यही नाम यूज करते ना बेटा इसका, कौन उतना लंबा चौड़ा नाम उसका बोलते बैठेगा। सो LMVT में क्या हो रहा? द फंक्शन इज continuous in its interval, but again in the which interval? So closed interval. A function is differentiable in which interval? So open interval. And one more thing,
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लैग्रेंजेस, यहाँ पे कोई फंक्शन डालने के बाद इक्वल नहीं, हालांकि कंडीशन क्या मिलती है कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. दिस इज अबाउट द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. और थोड़ा सा सामने चले जाते हैं. सो सम रिमार्क्स आर देयर, some important things are there, and what are that remarks? It is very important. So सबसे पहले if any two lines, कोई ना कोई दो lines है having the slope m1 and m2, और अगर line parallel है तो रूल बताता है if the lines are parallel, slopes are equal, and as we all know that we are considering tan theta, which having the answer m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. करते हैं हम लोग ऐसे. अगर हमारे पास लाइन पैरेलल है, इसका मतलब बनने वाला एंगल कितने डिग्री का? तो 0 डिग्री का. और जब लाइन 0 डिग्री का एंगल बना रही, सो वैल्यू ऑफ tan ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. एक रेशो है बेटा, और रेशो अगर 0 हो रहा, इसका मतलब न्यूमरेटर कैसा है? तो 0. इट मीन्स m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स अस द आंसर m1 इज इक्वल टू m2. मूव टू द सेकंड टर्म कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ बनने वाला एंगल कितने डिग्री का? तो 90 डिग्री का. फिर tan ऑफ 90 की वैल्यू कितनी? तो tan 90 हैज वैल्यू नॉट डिफाइंड. फिर नेक्स्ट लॉजिक क्या? हमारे पास दिया हुआ रेशो नॉट डिफाइंड कब होता है? तो जब डिनोमिनेटर सी tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और डिनोमिनेटर जब 0 होगा, देन होल टर्म्स बिकम नॉट डिफाइंड. सो डिनोमिनेटर में क्या? 1 प्लस m1 इंटू m2. ये कितना बन जाने को होना? 0. इट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, एंड दैट्स वाई वी आर लर्निंग दिस. व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाता है? तो -1. What is left here? So if अगर दो लाइंस है, both are passing through the origin, सिंगली. लाइंस अगर passing through origin है, तो having the equation y is equal to mx. Line passing through the origin, it means ax plus by is equal to 0. Line passing through a point having the slope, it means y minus y1 is equal to m in a bracket x minus x1. ये अलग अलग पैटर्न्स आ रहे बेटा, और यही पैटर्न से फिर आ जाता है हमारे पास इम्पोर्टेंटली स्लोप. फॉर अ स्लोप इज नथिंग बट द dy by dx, विच इज आल्सो बी गिवन एज अ tan थीटा. ठीक है ना? और हमारे पास जब स्लोप के लिए वैल्यूज निकालते हैं, सो देयर आर द पॉसिबिलिटी, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, विच गिव्स अस द वैल्यूज. किसके वैल्यू देगा बेटा ये हमें? तो इट गिव्स अस द वैल्यू फॉर आवर स्लोप. फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किसी पर्टिकुलर्स के लिए. सो सर्कल की जब बात करें, सो दो टाइप के सर्कल, एक होता है स्टैंडर्ड सर्कल, एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. And when we are talking about this circle, standard unit circle, it has the equation x square plus y square is equal to r square. जहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखा करते हैं, x is equal to r cos थीटा, y is equal to r sin थीटा. लिखते हैं ऐसे. r रिप्रेजेंट करा रहा रेडियस को, और यहाँ पे रेडियस कितनी दिखा रहा? a. सो पैरामेट्रिक फॉर्म्स आर क्या होंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म्स आर
A cos theta and A sin theta. Move to the next question.